हेलो एवरीवन, आज है 20 जनवरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। बात करें स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की, तो ये किसकी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है और ये 125 फीट है और ये अभी तक जो भी बी आर अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाई गई हैं उसमें सबसे लंबी ये है, सबसे ऊंची ये है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। केरल की बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ का कोच्चि चर्चा में रहा, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्राई डॉक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो इनकी एक स्कीम है लाडली बहना योजना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, जो काफी प्रसिद्ध रही है। निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास नाटो के द्वारा किया जाएगा? ए स्टील फास्ट डिफेंडर, बी सिम्बैक्स, सी बिनबैक्स या डी एक्वेरिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टील फास्ट डिफेंडर। ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये नाटो के द्वारा किया जाएगा। और नाटो के द्वारा शीत युद्ध, मतलब जो कोल्ड वॉर का टाइम था, उसके बाद किया जाने वाला ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। मतलब हमेशा नाटो के द्वारा युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, परंतु ये उसके बाद का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। तो ये जनवरी में अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है। बात करें स्टील फास्ट डिफेंडर की, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आप साइड में ये मैप में देख सकते हैं, ये जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनमें आयोजित किया जाएगा। तो 5 देश हो गए जहां पर ये आयोजित किया जाएगा। जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इनको क्रम से ही याद करें आप, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को, क्योंकि कई बार ये बाल्टिक कंट्रीज क्रम से भी पूछे जाते हैं और इस साइड आप देख सकते हैं बाल्टिक सी है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। स्टेट फास्ट डिफेंडर नाटो का युद्ध अभ्यास है और ये जनवरी में सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा। कब? नहीं, जो शीत युद्ध था उसके बाद का ये सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। और नाटो की अगर हम बात करें, तो नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? 30 सदस्य देश है। और बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन इसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है और उसको ये उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में उसे नाटो की सदस्यता प्राप्त हो। और नाटो का गठन कब किया गया? तो नाटो का जो गठन किया गया वो किया गया 1949 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वो है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। और बात करें हम अदर ऑप्शन की जो इसमें दिए गए, तो ये भारत के विभिन्न दक्षिण एशियाई देशों के साथ आयोजित किए गए युद्ध अभ्यास है। हम सिम्बैक्स की बात करें तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था। बिनवैक्स ये इंडिया और वियतनाम के बीच आयोजित किया गया था। और एक्वेरियन तो ये इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। इसको आप जरूर याद रखिए। अभी मालदीव भारत का जो विवाद चल रहा है, तो कई सारे प्रश्न आ भी सकते हैं। तो और साथ ही युद्ध अभ्यास आप जो दक्षिण एशियाई देशों के साथ आयोजित किए जाते हैं, कई बार ये पूछे भी जाते हैं। तो ये बिम्बैक्स ये हुआ है सिंगापुर के साथ, बिनबैक्स वियतनाम के साथ, एक्वेरियन मालदीव के साथ, और भी कई युद्ध अभ्यास हैं जो हम दक्षिण एशियाई देशों के साथ आयोजित करते हैं। और जैसे कि सिलिनैक्स, तो ये हो गया श्रीलंका के साथ। ऐसे ही संप्रीति, तो संप्रीति हम किसके साथ आयोजित करते हैं? संप्रीति हम आयोजित करते हैं भारत और बांग्लादेश के साथ। गरुण शक्ति, तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। सूर्यकिरण, सूर्यकिरण होगा भारत और नेपाल के बीच। सूर्यकिरण किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। एक और युद्ध अभ्यास था, वो कौन सा था? वो है नोमैडिक एलिफेंट। कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट। तो ये हमने किसके साथ आयोजित किया था? ये
मंगोलिया के साथ आयोजित किया था। तो कई दक्षिण एशियाई युद्धाभ्यास प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न में से किसके साथ, तो कंफ्यूजन होता है, तो इनको आप रिपीट करते रहे बार बार। जब भी कोई युद्धाभ्यास आए तो दक्षिण एशियाई देशों के साथ या जो मेजर कंट्रीज है उनके साथ जो भी युद्धाभ्यास भारत ने आयोजित किए हैं उनके नाम आप जरूर याद रखें। केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, सी सीलवर्धन सिंह और डी सुमित नागल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया का नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्यों, क्योंकि ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। नीति आयोग का गठन 2015 और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। आप ये जरूर याद रखिए कि इस समय कौन से वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो ये 16वां वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है। वित्त आयोग का हमारे संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है, तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में किया गया। और अगर हमारे संविधान में इसका उल्लेख है यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय है। मतलब जिन निकायों का, आयोगों का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है तो वो संवैधानिक आयोग है और आर्टिकल नंबर 280 में उसका उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो जो शक्तिकांत दास है ये क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर है और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। शीलवर्धन सिंह की बात करें तो शीलवर्धन सिंह यूपीएससी में अभी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सुमित नागल, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये टेनिस प्लेयर हैं भारत के और इन्होंने हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है उसके सेकंड दौर में प्रवेश किया है, वो भी किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराते हुए। अभी वर्तमान में ये हार गए हैं लेकिन ये ऐसा करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो सुमित नागल, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी कि सुमित नागल का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो टेनिस से है। और ये शब्द नाम चर्चा में रहा है, कई बार खेलों में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि ये व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, तो ऐसे नाम आप जरूर लर्न करते जाते हो। सुमित नागल टेनिस से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जो विश्व व्यापार संगठन है यानी WTO, तो इसका 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ऑप्शन ए अबू धाबी, बी बाकू, सी दावोस या डी ब्यूनस आयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, यूएई में। अब यूएई अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि यहाँ COP28 भी आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था, COP28। अदर ऑप्शन की बात करें तो बाकू ये अजरबैजान की राजधानी है और यहाँ पर COP29 आयोजित किया जाएगा। दावोस, तो यहाँ पर अभी 54वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आयोजित की गई है। ब्यूनस आयर्स, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है और अर्जेंटीना भी हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि भारत यहाँ पर लिथियम ब्लॉक की खोज करेगा मेदागास्कर प्रांत में। तो आप इन सभी चीजों को इसके साथ जरूर याद रखें। अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो क्या है, तो ये WTO का सर्वोच्च निकाय है। डिसीजन लेने वाली सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यही है और इसकी बैठक हर 2 वर्ष में होती है, 2 वर्ष में, एवरी 2 ईयर। और भारत की अगर हम सदस्यता की बात करें तो भारत 1995 से WTO का सदस्य है, जब से इसका गठन किया गया था। और WTO का गठन भी 1995 में किया गया था। किस समझौते के अधीन किया गया था, तो ये मराकेश समझौते के अधीन किया गया था। इसके पहले गेट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्सेस एंड टैरिफ। और बात करें अगर WTO के महानिदेशक की, तो ये
एक महिला है और उनका नाम है एंगोजी ओकोंजो इवेला। एगोंजी ओकोंजो इवेला, और ये नाइजीरिया की है और पहली इसकी महिला निदेशक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड आप जो फैक्ट है स्टैटिक जी के वो जरूर याद रखिए, क्योंकि जब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी उसके बाद ये बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे होंगे, जैसे कि कब आयोजित होती है, तो प्रति 2 वर्ष में आयोजित होती है। भारत कब से इसका सदस्य रहा, तो जब से इसका गठन हुआ, गठन के समझौते के तहत हुआ, तो ये मराकेश समझौते के तहत हुआ। जैसे अभी हमने नाटो के उसमें पढ़ा था कि नाटो का गठन कब से हुआ था, तो नाटो का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में किया गया था। और इसकी महानिदेशक कौन है, तो एगोंजी ओकोंजो इवेला है और उसके जेम्स स्टोल्टेन वर्ग नाटो के हैं। मार्शल द्वीप कहाँ स्थित है, अभी हाल ही में ये जो आइसलैंड है, मार्शल आइसलैंड, ये चर्चा में रहा। तो ये कहाँ पर है, ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो जो मार्शल द्वीप है ये चर्चा में रहा क्योंकि ये कहाँ स्थित है, ये प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन ए। क्यों चर्चा में रहा, अभी हाल ही में मार्शल द्वीप का एक जहाज जो अदन की खाड़ी से गुजर रहा था, उस पर समुद्री जो लुटेरे हैं या जो जहाजों पर अटैक करते हैं समुद्र में, उनके द्वारा इस द्वीप का एक जहाज था उस पर अटैक किया। तो वहां पर हमारे देश का एक आईएनएस विशाखापट्टनम ऑलरेडी तैनात है एक मिशन पर, कि वहां पर जो भी भारत के वाणिज्यिक पोत वहां से निकल रहे हैं उनकी रक्षा करना और उनको बचाना, जिससे वो सेफली उस पैसेज को पार कर सके। तो जो हमारा देश का मिशन है आईएनएस विशाखापट्टनम, उसको मार्शल द्वीप के जहाज जो वहां से निकल रहा था जिस पर समुद्री लुटेरों की तरह अटैक किया गया, उन्होंने इनको मैसेज किया। तो आईएनएस विशाखापट्टनम ने तत्काल पहुंचकर उसकी सहायता की और उसको वहां से निकलने में मदद की। तो इसलिए ये चर्चा में आया। तो कई बार स्टैटिक जीके में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी लोकेशन पूछी जाती है। तो ये द्वीप चर्चा में है, ये आइसलैंड, और इसकी लोकेशन कई बार पूछी जा सकती है। इस प्रकार के कई जैसे आइसलैंड की लोकेशन के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये हमें साथ में लर्न। अब जब मार्शल द्वीप का जहाज कहाँ से गुजर रहा था, तो ये गुजर रहा था अदन की खाड़ी से। अब हम बात करें अदन की खाड़ी कहाँ है, तो अदन की खाड़ी यहाँ यमन, यहाँ ये जो सोमालिया वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये है अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी है। और इसको लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो जो जल डमरूवत है उसके द्वारा इसे जोड़ा जाता है। तो ये मार्शल द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर में स्थित है, एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र है और विशाखापट्टनम ने इसकी मदद की। और अदन की खाड़ी कहाँ है, तो ये यमन और सोमालिया के बीच में है। कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है और इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मेघालय या डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से ये संबंधित है कच्ची खरेक, और ये क्या है, ये एक प्रकार की डेट्स है और इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये गुजरात का सेकंड फ्रूट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। यानी अगर कच्ची खरेक सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा फ्रूट है, तो जो इससे पहले गिर केसर आम था, गिर केसर आम को जीआई टैग दिया गया था। तो ये गुजरात का सेकंड फ्रूट है। पहला गिर केसर आम था। कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो ये कच्छ क्षेत्र में किया जाता है। और इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए पड़ती है, तो इसके लिए सेमी एरिड हमें जलवायु चाहिए। अब जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, उनके द्वारा ये दिया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, तो यहाँ के जो उत्पादन करता है फार्मर्स है, जब वो इसका एक्सपोर्ट करेंगे मतलब सऊदी राष्ट्र में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में, तो उनको इससे काफी बेनिफिट होगा। और जीआई टैग मिला है तो अब इस पर वहाँ के लोगों की जो आय है उसमें भी वृद्धि होगी। और बात करें जलवायु की, तो उसके लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए, तो सेमी एरिड जलवायु चाहिए। हम अदर ऑप्शन की बात करें तो मेघालय अभी चर्चा में था
क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा अभी हाल ही में असम राइफल्स के मुख्यालय में एक साइबर सुरक्षा दिन का उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु निम्न में से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? ए ऑपरेशन सर्वशक्ति, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन अजय या डी ऑपरेशन गुडविल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेशन सर्व शक्ति। तो जो राजौरी और पुंछ में आतंकवाद का फिर से पुनरुत्थान हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया गया है। और जो पीर पंजाल पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला? पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों ओर, दोनों किनारों से जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उसको समाप्त करने के लिए एक संयुक्त अभियान प्रारंभ किया जाएगा। बात करें पीर पंजाल रेंज की, तो इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट इंद्रासन, मतलब इंद्र का आसन। वर्षा, इंद्र किससे संबंधित है? वर्षा के देवता से। और पीर पंजाल हिमालय के, मतलब ये हिमालय है तो इसके किस पार्ट का है, किस पार्ट से संबंधित है? तो ये पश्चिमी हिमालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पश्चिमी हिमालय से। पश्चिमी हिमालय से पीर पंजाल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट इंद्रासन। किससे संबंधित है? पश्चिमी हिमालय से। और ऑपरेशन सर्वशक्ति संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और जो कश्मीर वैली है, पीर पंजाल एक जो पास है, वो कश्मीर वैली को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। बात करें अगर हम अदर ऑप्शन की, तो ऑपरेशन गंगा ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था जब यूक्रेन पर रशिया के द्वारा अटैक किया गया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गुडविल ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया था मानवीय कार्य के लिए। महतारी वंदना योजना काफी चर्चा में आई है, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक या डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना प्रारंभ की गई है। इसमें महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए यानी वार्षिक 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार की अन्य योजनाएं भी विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा प्रारंभ की गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, और साथ ही शक्ति स्मार्ट कार्ड, गृह लक्ष्मी प्लस शक्ति स्मार्ट कार्ड जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस है उसमें फ्री यात्रा दी गई थी महिलाओं को। मेघालय की बात करें तो ये यहाँ पर गृह मंत्री जी के द्वारा साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया असम राइफल्स के मुख्यालय में। और दूसरा, यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 5वें मेघालय खेलों का भी उद्घाटन किया गया था। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं, जैसे इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। कई बार आपके उद्यानों से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं स्टैटिक के पोर्शन में। तो जब भी आप स्टेट की कवर करें तो कोशिश करिए उससे रिलेटेड उद्यान, नदियां, ये भी आप कवर करते जाए। तो छत्तीसगढ़ के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से? इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास। फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए कुवैती दीनार, बी बहरीन दीनार, सी यूएस डॉलर या डी रुपया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुवैती दीनार। फोर्ब्स ने ये रिपोर्ट जारी की है और जो सबसे मजबूत करेंसी है वो है कुवैती दीनार। अब बात करें हम कुवैती की लोकेशन की, तो ये कुवैत की लोकेशन है। यहाँ ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और नीचे ये कुवैत, ये कतर और ये पर्शियन गल्फ, ये यूएई, यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा था रेड सी, ये मेडिटेरेनियन सी, इजिप्ट और इस नीचे सोमालिया और यहाँ यमन और ओमान। तो ये हो गया आपका कुवैत। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। और कहां पर? तो कर्नाटक के बेंगलोर में।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और अदर ऑप्शन की बात करें तो केरल के कोच्चि में ड्राई डॉक का किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई में कस्टम्स एंड नारकोटिक्स अकेडमी का किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। बात करें अगर हम अमृत मिशन की, तो ये क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसका पूरा जो ये संक्षिप्त में पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो ये क्या हो गया? अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2015। इसका उद्देश्य क्या था? तो जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है, रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बुनियादी ढांचे का विकास, ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा वहां के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। जब बुनियादी ढांचे का विकास होगा तो हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, तो बेहतर सुविधाओं का विकास करना है। 2015 की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड और भी ऐसे जैसे नीति आयोग, ये भी 2015 में गठन किया गया। स्मार्ट सिटीज जिसका अभी सम्मेलन चल रहा है नई दिल्ली, वो भी 2015 से ही संबंधित है। तो 2015 में बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत की गई थी, तो आप इनके वर्ष जरूर याद रखें। स्टैटिक जीके के पोर्शन में कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो केरल में ड्राईडॉक परियोजना और एलपीजी का आयात टर्मिनल, आंध्र प्रदेश के सत्तसाई में कस्टम्स एंड नारकोटिक्स अकेडमी की स्थापना, अकेडमी का उद्घाटन किया गया है। कर्नाटक में अभी हमने बात की कि गृह लक्ष्मी योजना और शक्ति स्मार्ट कार्ड, तो इन सबको भी आप संग में याद करते जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।